आज हम जा रहे हैं श्री केदारनाथ धाम मंदिर बाय बाइक। तो आज की हम बात करते तो आज है 2 तारीख, दिन है सोमवार। आज हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी है नोएडा से, जो कि आज हम जाने वाले हैं श्री केदारनाथ धाम मंदिर और हम पहुंच चुके हैं अभी मेरठ। अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं यहाँ पे थोड़ा चाय वगैरह पीने के लिए। अभी अपनी यात्रा को हम आगे स्टार्ट करेंगे और अभी सुबह के बज रहे हैं दोस्तों 3। ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि मुजफ्फरनगर रुड़की होते हुए हरिद्वार ऋषिकेश तक जाता है। दोस्तों अपनी यात्रा को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन जरूर कराना है, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन से जाकर के अपनी यात्रा को रजिस्टर करा सकते हैं, जो कि 4 धाम की यात्रा रजिस्ट्रेशन होती है। और साथ ही आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप करा सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप कराते हैं तो हरिद्वार ऋषिकेश में बूथ अवेलेबल है। अगर आप इन सभी जगह से अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो अपनी गवर्नमेंट आईडी अपने साथ ले जाएं और मंदिर के जस्ट पहले ही आपको एक बूथ मिल जाएगा, वहां से आप ऑफलाइन तरीके से रजिस्टर करा के दर्शन आप कर सकते हैं। अभी हम हैं हरिद्वार में और हरिद्वार से ऋषिकेश है 23 किलोमीटर, देहरादून है यहाँ से 51 किलोमीटर, बद्रीनाथ धाम है यहाँ से 318 और हम जाने वाले हैं केदारनाथ धाम मंदिर, जो कि लगभग यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही मैं बताऊंगा बजट और टाइम के बारे में कि टोटल यात्रा में कितना खर्चा होने वाला है और कितना समय आपको लगेगा आने जाने में और वहाँ रहने में। अब सुबह का टाइम होने वाला है दोस्तों, अभी हम हरिद्वार में, तो अभी हम यहीं ठहरने वाले हैं क्योंकि सफर बहुत लंबा तय करना है। तो हम रुक चुके हैं हरिद्वार में। हम जो हरिद्वार में रुके हैं दोस्तों वो है डोरमेट्री। ये जो डोरमेट्री है काफी साफ सुथरी है दोस्तों। यहाँ पे आपको पर पर्सन 150 से 200 रुपए में आपको पर बेड आपको मिल जाता है। आप किसी भी टाइम आते हैं, सुबह आपको चेकआउट करना पड़ता है 12 बजे से पहले आप उस टाइम तक यहाँ आप रुक सकते हैं। यहाँ हमें दोस्तों सारी सुविधा इसके अंदर आपको देखने के लिए भी मिलेगी। यहाँ आपको एसी वाली डोरमेट्री भी आपको मिल जाएंगी, रूम आपको इजीली मिलने वाले हैं। ये जो डोरमेट्री है ये हरिद्वार में ही है, आपको मिलने वाली है। श्री दर्शन निवास के नाम से इनकी दोस्तों ये आश्रम है, यहाँ आके आप रुक सकते हैं। यहाँ आपको एसी रूम, नॉर्मल रूम, डोरमेट्री में भी आपको एसी, ये सब कुछ मिलने वाला है। गंगा विहार कॉलोनी इसके अंदर आपको स्थित मिलने वाली है। आश्रम से हमने सुबह 8 बजे चेकआउट कर दिया था और जब हम रास्ते में थे तो हमने भोलेनाथ का यहाँ पे ध्वज बंधवा लिया था अपनी बाइक के ऊपर, जो कि दिखने में काफी सुंदर लग रहा था। यहाँ के आप नज़ारे देखोगे तो ये आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। यानी कि अगर आप बाइक से जाते हो तो हर एक व्यू आपको बहुत ही औसम मिलने वाला है दोस्तों। इस रास्ते पर आपको गंगा मैया का दर्शन होता रहेगा पूरे के पूरे सफर के अंदर। और इन रास्तों पर कभी भी दोस्तों लैंडस्लाइडिंग होने लगती है, जैसे कि हमें भी मिला था, आप देख सकते हैं लैंडस्लाइडिंग होने लगी थी, तभी ये रास्ते जो है वो बंद भी कर दिए थे। यहाँ से हम थोड़े से आगे बढ़े तो हम पहुंच चुके थे दोस्तों संगम पर, जो कि देवप्रयाग का संगम है। यहाँ 2 नदियों का मिलन होता है जब जाकर के गंगा नदी बनती है दोस्तों। यहाँ पे जो 2 नदी मिलती हैं वो अलकनंदा और भागीरथी दोनों एक साथ मिलती हैं, आप देख सकते हो। ये है संगम। माना जाता है कि संगम में नहाने से पाप और दुख मिट जाते हैं। देवप्रयाग प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और यहाँ का वातावरण बहुत शांत है। यहाँ के मुख्य आकर्षणों के संगम के अलावा रघुनाथ मंदिर और शिव मंदिर भी शामिल हैं। यह स्थान भगवान विष्णु के दर्शन के लिए भी जाना जाता है। देवप्रयाग को देवों का संगम भी कहा जाता है और यह स्थान हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है और इसे पवित्र भी माना जाता है। यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, क्योंकि दोनों नदियों का यहाँ पे मिलन होता है और दोनों के मिलन से गंगा माँ यहाँ से उत्पन्न होती हैं। आप देख सकते हो यहाँ से गंगा माँ उत्पन्न होती हैं देवप्रयाग से। और जगह जगह यहाँ पे आपको भंडारे होते हुए मिलेंगे, जो क्योंकि अभी ना कांवड़ियों का टाइम है तो उस वजह से यहाँ जगह जगह काफी ज्यादा भंडारे और भी हो रहे हैं। ये नज़ारे आपको पूरे रास्ते में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बड़ी बड़ी पहाड़ी, सुंदर प्राकृतिक हरियाली वगैरह आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो श्रीनगर शहर आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हो जो शहर है काफी बड़ा है और यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी भी काफी सारी देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों इस सफर पर आने से पहले अपने साथ जरूरी सामान जरूर लेकर के आए, जैसे कि टॉर्च लेकर के आए, गर्म कपड़े अपने साथ में लेकर के आए, रेनकोट जरूर लेकर, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है तो रेनकोट जरूर अपने साथ में लेकर के आए। तो जो जरूरी सामान है अपने साथ में जरूर लाएं सफर को स्टार्ट करने से पहले। और यहाँ आप बस, कार, ट्रेन के थ्रू भी आ सकते हैं। ट्रेन जो है ऋषिकेश हरिद्वार तक अवेलेबल होती है, वहां से फिर आपको बस लेना होता है और बस से आप आ जाएं दोस्तों सीधे सोनप्रयाग में ही हमें रुकना होता है। वहाँ की आगे यात्रा जो होती है वो जीप के थ्रू होती है। और हम पहुँच गए दोस्तों अभी सोनप्रयाग। ये है सोनप्रयाग का मेन जो चौक है वो, यहाँ से आपको यात्रा स्टार्ट करनी होती है। अगर आप अपने व्हीकल के थ्रू आ रहे हैं तो यहाँ आपको सबसे पहले वो पार्किंग में लगाना होगा। पार्किंग के बाद यहाँ से 1 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना होगा। यहाँ एक पुल मिलेगा, पुल को जैसे यानी कि ब्रिज है, ब्रिज को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे आपको दोस्तों जीप मिलेंगी काफी सारी, और जीप के थ्रू ही हमें आगे का सफर भी तय करना होता है। यात्रा की शुरुआत में सबसे पहले हमारे दर्शन श्री बजरंगबली के होंगे, फिर यहाँ से आप दर्शन करके यहाँ से अपनी यात्रा को आगे आप प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमें ब्रिज मिलेगा। ब्रिज को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो वहाँ हमें मिल जाएगी दोस्तों जीप।
और जीप से ही हमें अपनी आगे की यात्रा को स्टार्ट करना होगा। यहाँ ऑल टाइम आपकी अभी यात्रा चल रही है। यहाँ भी हमने पीछे पूछा था तो वो लोग बोल रहे थे कि यात्रा सुबह स्टार्ट होगी, रात में बंद है, लेकिन दोस्तों आप एनी टाइम आप यहाँ आ सकते हो और अपनी यात्रा को आराम से यहाँ से शुरू कर सकते हो। ये जो है वो है ब्रिज को क्रॉस करने के बाद में ये जीप वाला स्टैंड। अब हम सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाएंगे दोस्तों जीप के थ्रू, जो कि आधा से पौना घंटे के अंदर हमें ये जीप पहुंचा देगी। तो हम आ चुके हैं अभी सोनप्रयाग। अभी हम जाने के लिए हम बैठ चुके हैं इस जीप में। ये जीप का किराया होता है 50 रुपये पर पर्सन। ये आधा से पौना घंटे में हमें गौरीकुंड छोड़ देगी। इसके बाद आगे की हम यात्रा आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। अभी रात के बज रहे हैं दोस्तों 11, तो हमें थोड़ा सा टाइम इस वजह से लगे क्योंकि हम लोग ना हरिद्वार में रुक गए थे, तो इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। अपनी आगे की यात्रा को हम करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। दोस्तों ये हमारी गाड़ी जिससे हम जाने वाले हैं, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास बोलेरो रहने वाली है। 50 रुपये किराया लगता है इसका। यहाँ एक नहीं अनेक सारी यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी यहाँ पे गाड़ियाँ हैं। एनी टाइम आप आ सकते हो, ऐसा नहीं कि कुछ टाइम से यहाँ पे यात्रा है। 24 घंटे यात्रा चालू है। नीचे बहुत सारे लोग तो ये बता रहे थे कि अभी नहीं चलेगी, 2 घंटे बाद चलेगी, 1 घंटे बाद चलेगी या 5 बजे चलेगी। दोस्तों 24 घंटे यात्रा स्टार्ट है। ऐसा नहीं है कि नीचे भी हम अभी बैठे थे तो नीचे सभी ये कह रहे थे कि सुबह 5 बजे के बाद यात्रा स्टार्ट होगी, कोई भी नहीं लेके जाएगा, लेकिन आप यहाँ आ सकते हो, टेंशन फ्री होकर के बैठ के आप जा सकते हो। यात्रा आराम से चल रही है, आप आएँ, सारी की सारी गाड़ियाँ आराम से चल रही हैं, आप नेट टेंशन फ्री होकर के आप सभी यहाँ पे बैठ के आप जा सकते हैं। दोस्तों कोशिश करें कि रात में ही आप अपनी ट्रैकिंग को स्टार्ट कर दें, क्योंकि सुबह के टाइम में लाइन बहुत लंबी लंबी लग जाती है, जिसे देख करके ना श्रद्धालु बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे कि हम अभी टैक्सी स्टैंड पर पहुंच चुके थे गौरीकुंड के, और अब आप यहाँ देखोगे तो ये वापस जाने वाले लोगों की दोस्तों लाइन है, जबकि रात के ना 12 बज रहे हैं। 12 बजे भी आप देखोगे तो बहुत बड़ी ये लाइन लगी हुई है। दोस्तों हमने अपनी ट्रैकिंग अभी स्टार्ट कर दी है। दोस्तों ये है यहाँ का ब्रिज, और यहाँ पे भी यात्रा आप देख सकते हो कि श्रद्धालु पूरी कर करके आ रहे हैं, और कुछ लोग जो जाने वाले हैं वो भी इजीली जा रहे हैं। नीचे की तरफ आप देखोगे तो बहुत गहरी खाई भी है यहाँ पे, और इसमें पानी का बहाव बहुत तेजी से बह रहा है। ये है स्टार्टिंग की मार्केट दोस्तों। यहाँ पे मार्केट में आप देख सकते हो कि चहल पहल काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जैसे कि घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू वगैरह, वो इनकी यहाँ पे पूरी की पूरी रेट लिस्ट लिखी हुई है। ये खोया पाया वाला चौक है दोस्तों। यहाँ से अपनी यात्रा को स्टार्ट करना होता है। पैदल मार्ग है पूरा का पूरा। ये जो रास्ता है पैदल वाला है दोस्तों, जो कि मेन मार्केट के बीच में कर होते हुए, यानी कि गौरीकुंड के आसपास कर होते हुए ये ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ की जो चढ़ाई है वो काफी ज्यादा दोस्तों हार्ड है, तो अपनी यात्रा को आराम से करें, पानी पीते रहें और खाली पेट यात्रा ना करें। अभी हम काफी ऊंचाई पर हैं और आगे काफी ऊंचाई पर जाना भी है, जिससे कि ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। दोस्तों सफ़र बहुत मुश्किल है पर मंजिल बहुत खूबसूरत है। जहाँ मंजिल खूबसूरत होती है वहाँ सफ़र की चिंता नहीं होती है। तो ये है गेटवे ऑफ गौरीकुंड, जहाँ से आपको ना यात्रा पूरी तरह से स्टार्ट करनी होती है। गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ धाम तक आपको पहाड़ ही पहाड़ मिलेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन पहाड़ों के बीचों बीच में आपको काफ़ी सारे झरने भी देखने के लिए मिलते हैं। छोटी लिंचौनी, बड़ी लिंचौनी के अंदर बहुत बड़े बड़े आपको झरने देखने के लिए मिलते हैं। केदारनाथ की यात्रा के लिए मई और जून का महीना सबसे अच्छा होता है। इस दौरान मौसम सुहाना होता है। यहाँ के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल अलग हैं बाकी सभी जगह से, यानी कि जैसे हम बात करते हैं वैष्णो देवी की, तो वहाँ के रास्ते एकदम आपको कंफर्ट मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ के रास्ते पत्थरों वाले रास्ते हैं। अभी जो केदारनाथ धाम मंदिर है वो है 10.5 किलोमीटर, यानी कि ऑलमोस्ट 5-5.5 किलोमीटर अभी हम गौरीकुंड से आ चुके हैं। बेस कैंप 9 किलोमीटर दूर है। मौसम देख सकते हो कितना सुहाना यहाँ का मौसम आपको देखने के लिए मिल जाता है। आप भी अगर अपनी यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो मई और जून में, या फिर आप लास्ट में बनाएं बिल्कुल, यानी कि सितंबर और अक्टूबर में, क्योंकि उस टाइम पे भी मौसम ठीक होता है और इस टाइम भी मौसम एकदम ठीक होता है। यहाँ आपको हर जगह पानी की व्यवस्था आपको हर जगह उपलब्ध कराई गई है, जो कि आपको वाटर सप्लाई काफ़ी बेटर मिल जाती है, यानी कि आरओ वाला आपको पानी मिल जाएगा और डायरेक्टली भी आपको मिनरल वाटर मिल जाएगा पहाड़ों का। दोस्तों अभी तक खच्चर, पालकी, पिट्ठू वगैरह सब साथ में थे, लेकिन आगे चल के 2 रास्ते हो जाते हैं। ये जो रास्ता है ये है घोड़ा खच्चर के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा घुमा के बनाया हुआ है ऊपर की तरफ से दोस्तों। और जो दूसरा रास्ता है ये है पैदल वाला रास्ता, जो कि रामबाड़ा होता हुआ जाता है। तो जो रामबाड़ा वाला रास्ता है वो है हमारी
ट्रैकिंग के लिए पैदल की ट्रैकिंग आप यहाँ के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ आपको इजीली रास्ता क्लियर मिल जाता है। ये है यात्रा के कुछ नियम, अगर इनमें आप ओके हैं तभी आप यात्रा करें, कुछ दिक्कत परेशानी तो धीरे धीरे आप अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ करें। ये है रामबाड़ा वाला रास्ता, जहाँ का जो पुराने वाला जो फ्लाईओवर था जो डैमेज हो गया था आपदा के अंदर, वो वाला भी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और दूसरा रास्ता और बनाया गया है जो कि रामबाड़ा के ऊपर निकलता हुआ जा रहा है दोस्तों। तो ये है रामबाड़ा वाली नदी जो कि आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी है। सामने वाला जो ब्रिज है 2013 में जो आपदा आई थी, जो ऊपर वाला जो ब्रिज है वो डैमेज हो गया था। अभी यहाँ के लोगों ने दूसरा ब्रिज बना दिया। ये है पहले वाला ब्रिज जो अभी आपको देख रहे हैं ना, लोहे वाला, अभी इस पर रिपेयरिंग चालू है, ये भी कुछ टाइम बाद चालू हो जाएगा दोस्तों। और जो नया वाला रास्ता बनाया गया जस्ट इसके बराबर में वो दूसरा रास्ता बनाया गया है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी कि इस रास्ते पर आपको खच्चर एक आधा ही मिलेगा, क्योंकि जो रॉन्ग साइड आते हैं सिर्फ वो मिलेंगे, अदरवाइज इस रास्ते पर आपको ना खच्चर वगैरह ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको इस रास्ते के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ आपकी यात्रा बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ से जो आगे की ट्रैकिंग है वो और भी ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इनके यहाँ के जो रास्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पथरीले हैं और बिल्कुल खड़े रास्ते हैं। तो यहाँ से आगे की जो ट्रैकिंग है वो आप धीरे धीरे करें और थोड़ी दूर जैसे आप चल रहे हैं तो पानी पीते रहें और कुछ ना कुछ खाते रहें, ताकि आपकी यात्रा में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। बाकी यहाँ की जो GMVMA यानी कि यहाँ की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने हर जगह थोड़े छोटे जो बूथ हैं, जो मेडिकल कैंप्स वगैरह हैं वो लगाए हुए हैं। तो लास्ट ईयर जो मैंने सुना था और अब की बार जो देखा है काफ़ी ज़्यादा सुधार है, यानी कि हर जगह आपको पानी पीने की सुविधा उपलब्ध है दोस्तों, हर जगह मेडिकल कैंप उपलब्ध हैं। साथ ही हर जगह आपकी बार ना पोल पर नंबर भी लिखे हों कि कहीं आप आगे पीछे हो जाते हैं तो आप अपने साथी से कांटेक्ट करके वहां तक आप इजीली पहुंच सकते हैं। अभी लास्ट टाइम जो बर्फ़ गिरी थी आप देख सकते हो, अभी भी बर्फ़ के पहाड़ वैसे के वैसे ही हैं, अभी तक भी बर्फ़ यहाँ की ना पिघली नहीं है। और मैंने सुना है कि आज ऊपर की तरफ बर्फबारी थोड़ी बहुत हुई है। मौसम आप देख सकते हो कि मौसम किस तरह का हो रहा है और बारिश भी शुरू हो चुकी है। इस बारिश के दौरान ओलों की बरसात हो रही है दोस्तों, जो कि ठंडी यहाँ की और बढ़ा दे रही है। अभी जो यहाँ का टेम्परेचर है वो एक टेम्परेचर हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ की जो ठंडी है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। बरसात अभी बंद हुई तो हमने अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ करा और भगवान शिव का मंदिर अभी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रह चुका है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि पहाड़ी जो है बिल्कुल बर्फ से ढक चुकी है, व्हाइट कलर की बिल्कुल दूर से भी दोस्तों दिख रही है। यात्रा जैसी बरसात रुकती है वैसी यात्रा आगे की तरफ अपनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ का आप मौसम देखोगे, मौसम काफ़ी बढ़िया है। यहाँ अगर आप खाना खाते हैं तो 200 रुपये पर प्लेट मिलती है, जिसमें 4 रोटी 2 सब्जी आपको देखने के लिए मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पे चावल वगैरह लेते हैं तो वो 150 रुपये की एक प्लेट है। ये शॉप है जहाँ पर हमने दोस्तों खाना खाया था। यहाँ से खाना खाने के बाद हमने अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ किया। यहाँ से जो मंदिर है वो अभी 4 किलोमीटर दूर है। ये है वो बर्फ का पहाड़, आप देख सकते हो। ये टोटली जो व्हाइट दिख रहा है पूरा का पूरा पहाड़ है। यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत बेकार देखने के लिए मिली, वो ये कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल बेकार हैं और घोड़े खच्चर सब एक रोड पे ही चलते हैं, बस थोड़ी दूर के लिए अलग अलग होते हैं, बाकी घोड़े खच्चर सब एक जगह ही चलते हैं। और यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा बेकार है। और ऊपर की तरफ तो मैं दिखाऊंगा कि ऊपर जाने के बाद कैसा मौसम रहने वाला है। अभी हेलीपैड यानी कि हेलीकॉप्टर की यात्रा कंटिन्यूसली रनिंग है। हेलीकॉप्टर 3 जगह से रन किया जाता है, सीरसी, फाटा और गुप्तकाशी। इन 3 जगह से आप अपनी यात्रा को आप कर सकते हैं। इनके जो किराए हैं वो 6000 से लेकर के 8000 रुपये तक होते हैं। आप तीनों जगह से आ सकते हैं, यानी कि फिर आपको गौरीकुंड और सोनप्रयाग आने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले आप अपने व्हीकल को पार्क करके अपनी यात्रा को आगे आप कर सकते हैं। नॉर्मली हम देखा जाए तो 8 से 10 मिनट के अंदर आप नीचे से ऊपर आ सकते हैं डायरेक्टली हेलीपैड पर। और हेलीपैड से जो मंदिर रह जाता है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर ही रह जाता है। और दोस्तों यहाँ की जो ट्रैकिंग है उसको अवार्ड भी मिल चुका है कि यहाँ कितनी ज़्यादा हार्ड ये ट्रैकिंग है। तो यहाँ पे ना जगह जगह शॉर्टकट भी बने हुए हैं, आप इनके रास्ते के थ्रू भी आप ऊपर जा सकते हैं। यहाँ का जो मौसम है थोड़ी थोड़ी दूरी पर चेंज होता रहता है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अब आपको मौसम देख सकते हो कितना सुहाना मौसम हो चुका है। ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है दोस्तों। सारे के सारे आप देख सकते हो सभी ने रेनकोट डाला हुआ है। तो अगर आप आ रहे हैं तो अपनी सारी सुविधा के साथ में यहाँ पर आएँ। रास्ते जो हैं यहाँ के बिल्कुल खड़े हैं, तो ज़रा संभल के यहाँ पे दोस्तों ट्रैकिंग करनी होती है। तो दोस्तों बस हम पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ से मंदिर अब ज़्यादा दूर नहीं है। अपने हौसले को बनाए रखें और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जो ये मंजिल है बहुत ज़्यादा कठिन होती है। हर किसी के नसीब में भी दोस्तों ये मंजिल नहीं है। यहाँ बस थोड़ी दूर आगे हम चलेंगे तो बस यहाँ पे घोड़ा पड़ाव आने वाला है। ये है दोस्तों यहाँ पे खच्चर पड़ाव। यहाँ से आगे आपको खच्चर वगैरह नहीं मिलेंगे। अगर आप खच्चर से आते हैं तो आपको यहीं पर उतरना पड़ेगा। यहाँ से बेस कैंप जो है वो 1 किलोमीटर दूर रह जाता है और मंदिर जो रह जाता है 1.5 से 2 किलोमीटर दूर रह जाता है। तो यहाँ से आगे हमें पैदल यात्रा करनी होती है।
रोड की क्वालिटी बिल्कुल बेकार हो रखी है। सारे रोड खराब हो रखे हैं यहाँ पे। यहाँ की रोडों में गड्ढे हो रखे हैं, देखो कितने बड़े बड़े। अगर आप आ रहे हो तो देख के चलना। तो यहाँ तक पहुँचने में अगर आप लगातार चलेंगे तो 8 से 10 घंटे इजीली लगने वाले हैं। अगर आप धीरे धीरे चलेंगे तो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ आपको 12 से 15 घंटे लगेंगे ही लगेंगे इस ट्रैकिंग के अंदर, चाहे आप कितनी जल्दी सोच के चलो कि इतनी जल्दी हम पहुँचने वाले हैं। मंदिर जो है सामने पहाड़ियों के बीच में बिल्कुल आने वाला, हमारे भोले बाबा वहाँ विराजमान है, जिनके दर्शन करने के बाद जो जितनी भी आपकी दुख पीड़ा, जितनी भी थकावट होती है सारी की सारी दूर हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम मंदिर के नज़दीक जा रहे हैं हमारी थकावट दूर होती जा रही है। यहीं आपको नंदी बेस कैंप मिल जाता है। इस नंदी बेस कैंप की आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जाकर के ऑनलाइन बुकिंग आप करा सकते हैं, जो कि gmvmonline.com पर जाकर के यहाँ पे आप बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ आपको रूम अवेलेबल होते हैं और ज़्यादातर यहाँ आपको ना कैंपिंग मिलेगी, तो कैंप वगैरह आप बुक करा सकते हैं। यहाँ 600 रुपये पर पर्सन बुक होता है। बाकी आप ऑफलाइन जब आप बुकिंग कराते हैं तो थोड़ा बहुत नेगोशिएबल होता है कि आप ऊपर नीचे इनके प्राइस को आप ले कर सकते हैं। कैंप लेने के बाद हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने माहौल देख लेते हैं कि किस तरह का है, दर्शन कब तक हमारे हो जाएंगे, कितनी भीड़ है, वो देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये है मंदिर वाला रास्ता। यहाँ से जो मंदिर है वो 1 किलोमीटर पड़ जाता है। बीच में ही आपको दोस्तों यहाँ पे हेलीपैड देखने के लिए मिलेगा, जहाँ ना हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध मुहैया कराई जाती है, जो कि मुहैया जो है अभी वो जैसे मैंने बताया था कि 3 जगह से अभी मुहैया हेलीकॉप्टर की सुविधा कराई जा रही है। सीरसी, फाटा और गुप्तकाशी, इन 3 जगह से आपको अभी हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिनके जो किराए हैं वो 6000 से लेकर के 8000 के बीच में कराए जाते हैं, जिसमें अप एंड डाउन कराया जाता है। यानी कि अगर आप हेलीकॉप्टर के थ्रू आते हैं तो आपके ना 2 दिन बच जाते हैं। ये है हेलीपैड केदारनाथ का। यहाँ ना आपको 4 हेलीपैड देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन करा सकते हैं heliyatra.irctc.co.in के थ्रू। सीरसी, फाटा, गुप्तकाशी यानी कि 3 जगह से इनकी यात्रा को मुहैया कराया गया है। जिनके मैंने रेंट की बात करी, यानी किराए की बात करी, तो 6000 से लेकर के 8500 रुपये तक आपको देना होता है, जिसमें आप नीचे से ऊपर सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर आप आ सकते हैं और दर्शन करके सेम डे आप वापस जा सकते हैं। लेकिन आप पैदल की ट्रैकिंग आप करते हैं तो आपके नॉर्मली 2 दिन तो यहाँ खराब हो ही जाते हैं। यानी कि समय बचाने के लिए आप हेलीपैड के थ्रू भी आप आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर के थ्रू, जिसमें आपके 2 दिन ईजिली बच जाते हैं और यात्रा जो है वो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सेफली हो जाती है। ये 4 हेलीपैड हैं। और यहाँ से अगर आप आगे देखोगे मौसम यहाँ का, तो मौसम आप देख सकते हो, मौसम में बदलाव फिर से स्टार्ट हो चुका है। अगर यहाँ धुंध वगैरह हो जाती है, बरसात ज़्यादा होती है, तो ये कि जो हेलीपैड की यात्रा है वो उसको ना रोक दिया जाता है। जब मौसम क्लियर होता है तभी यात्रा को आगे प्रारंभ किया जाता है। जो लास्ट 10-12 दिन पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वो देख सकते हैं आप, अभी भी नीचे की तरफ पड़ा हुआ है। यानी कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वो हेलीकॉप्टर खराब हो गया था। और ये इतने फास्ट ना ट्रेवलिंग करते हैं, यानी कि यात्रियों को एक्सचेंज करते हैं। सिर्फ 2 मिनट के अंदर यात्री बैठ भी जाते हैं, उतर भी जाते हैं, और ये हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान भी भर जाता है। तो इतने जल्दी से ही अपने हेलीकॉप्टर को ना मतलब फास्टली मूवमेंट में लेके आते हैं। इसी वजह से जो ज़्यादा से ज़्यादा यात्री हैं वो दर्शन कर पाते हैं और सेम डे रिटर्न हो जाते हैं। तो आप भी जब भी टिकट आप करा रहे हैं तो अपनी यात्रा से 1.5 से 2 महीने पहले अपनी इसी हेलीपैड की हेलीकॉप्टर की यात्रा को बुक करें, तभी आप इसमें आ जा सकते हैं। अदरवाइज मतलब इंस्टेंटली इसमें बुकिंग नहीं होती है, ऑनलाइन ही इसकी बुकिंग होती है। दोस्तों अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। ये है मंदिर वाला रास्ता। यहाँ का जो रास्ता है वो थोड़ा सा आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ बारिश की वजह से रास्ता ये भी खराब हो जाता है। ऊपर की तरफ जो सामने की तरफ आपको मंदिर दिख रहा है वो है भैरवनाथ बाबा का मंदिर। यानी कि केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें। इनका जो ये मंदिर है वो पहाड़ी पर ऊपर स्थित है और सामने की तरफ आप देख सकते हो कि चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और सामने जो ये है दर्शन टोकन का बुकिंग काउंटर। यहाँ से आप दर्शन के टोकन के आप ले सकते हैं। ये 1 दिन के लिए वैलिड होते हैं। सपोज आप अभी पहुंचे और आपने अपने दर्शन टोकन लिया तो वो आज के लिए ही वैलिड होगा। नेक्स्ट डे अगर आप उसे लेकर लाइन में लगेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप बुकिंग नीचे ऑफलाइन तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं तो गवर्नमेंट ID ला करके डायरेक्टली भी यहाँ से आप यात्रा टोकन आप ले सकते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं है तो यहाँ से आके आपका ईजिली दर्शन टोकन आप प्राप्त कर सकते हैं। ये है दोस्तों यहाँ का ब्रिज जो नया अभी बना है दोस्तों, लोहे वाला ब्रिज। जैसे ही आप इस ब्रिज को क्रॉस करोगे तो आप सामने की तरफ मंदिर की तरफ चले जाओगे। इस मंदिर पर चढ़ने से पहले ही यात्रा बुकिंग काउंटर बनाया गया जो कि निःशुल्क है। वहां से आप दर्शन टोकन लेकर के यात्रा के लिए आप जाकर के लाइन में आप लग सकते हैं। सबसे अच्छा और सबसे जल्दी दर्शन का मैं बता देता हूँ, जिस भी टाइम पे आप यहाँ पहुंच रहे हो दर्शन टोकन लो और जाते ही ना आप लाइन में लग जाओ। लाइन में लगने के बाद
वैसे नाइट के टाइम में दर्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, दिन में लाइन बहुत लंबी होती है तो उस टाइम थोड़े दर्शन में दिक्कत परेशानी आपको देखने के लिए मिलेगी। ये है सीढ़ी जो कि सीधा मंदिर की तरफ जा रहा है और सामने की तरफ जो वो लाइन है वो है दर्शन के लिए लाइन, यानी कि टोकन लेने के बाद में आपको सामने की लाइन में ही लगना होगा तभी आपके दर्शन हो पाएंगे। ये जो यहाँ से लाइन लग जाती है पूरी की पूरी, जहाँ ये पानी भरा हुआ दिख रहा है ना आपको बरसात का, यहाँ इतनी लंबी लाइन हो जाती है कि वो जो फुटब्रिज बना हुआ था वो भी क्रॉस कर देती है लाइनें। सामने की तरफ जो है नीचे की तरफ इन्होंने टीन वगैरह सेट बनाया हुआ है तो दर्शन के लिए ये वाली लाइन लगी हुई है। नॉर्मली यहाँ दर्शन में जो टाइम लग जाता है 8 से 10 घंटे, कभी कभी 12 से 15 घंटे भी लग जाते हैं, तो ये समय आप मान करके आए। ये है मंदिर वाली सीढ़ी जो मंदिर की तरफ जा रही है दोस्तों। अब हमने यहाँ पे ना चारों तरफ देख लिया है कि टोकन हमें कहाँ से मिलेगा, मंदिर में लाइन कहाँ से लगेगी वो भी हमने देख लिया। मंदिर के आसपास हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम था तो हमने कोशिश करी कि हम वीआईपी दर्शन करें। लेकिन यहाँ ना दोस्तों मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फ्रॉडबाजी है तो उससे बचें। आगे मैं बताऊंगा क्या फ्रॉडबाजी। यहाँ हमने कैंप लिए थे, रात में काफ़ी स्नोफॉल हुई थी तो स्नोफॉल देख सकते हो कि स्नोफॉल की वजह से जितने भी आसपास के पहाड़ हैं सारे के सारे ना सफ़ेद हो चुके हैं। मौसम अभी भी चेंज है। फिर हमने दोस्तों मैगी बनाई, क्योंकि हमने यहाँ पे जो अपना टेंट वगैरह लिया था उसमें हम सारी चीज़ें लेकर के आए थे, तो हमने यहाँ पे ना मैगी वगैरह बनाई। फिर उसको खाने के बाद में हमने अपनी यात्रा के लिए फिर से हम चले। तो कल जो हमने टोकन लिए थे उसमें हमारे दर्शन नहीं हो पाए थे, तो हमने फिर आज टोकन लिए फिर से दोस्तों, जो कि 4 तारीख में हमने टोकन लिए। अभी हमने सोचा कि दर्शन करके देखते हैं, क्योंकि जो हम कल गए थे काफ़ी सारा वहाँ फ्रॉड देखने के लिए मिल रहा है, वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या है। ये है हमारी स्लिप जहाँ पे हमने बाइक खड़ी करी है, वहाँ बाइक कार पार्किंग वगैरह आप कर सकते हैं। ये है सोनप्रिया की दोस्तों पार्किंग। अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम 4 तारीख में उठे तो हमने देखा यहाँ लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। अब मैं बताता हूँ यहाँ का फ्रॉड दोस्तों। फ्रॉड ये था कि जब हम वीआईपी दर्शन के लिए हमने बात करी तो नॉर्मल यहाँ ना एक अभिषेक पर्ची कटती है जो कि 5500 रुपये हुई थी, जिसमें ना 5 लोग दर्शन कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे ना टोकन सुबह बढ़ चुके थे 10 बजे, शाम के टाइम सिर्फ पैसे दो और जाकर के दर्शन करो। हमने फिर यहाँ किसी और से बात करी तो वो पर्सन हमसे कहता है कि 2500 रुपये पर पर्सन लगेगा तो तुरंत दर्शन करा दूंगा 5 मिनट में। बताओ इस तरह का यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है। अभी जो हम लाइन में लगे हुए सुबह 6 बजे से हम ये लाइन में लगे और स्नोफॉल फिर से स्टार्ट हो चुकी है। स्नोफॉल जो है वो काफ़ी भारी काफ़ी बढ़िया चल रही है और कंटिन्यू जो स्नोफॉल है वो 8 घंटे कंटिन्यू स्नोफॉल हुई थी। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे दोस्तों गिर रही है। दर्शन वाली इस लाइन के बारे में बता दूं, जितने भी हमने टोकन लिए थे तो बीच में हमसे ले लिए जाते हैं, तो जिनके पास टोकन होता है उन्हीं के यहाँ पे दर्शन होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दर्शन का टोकन आपका आगे पीछे भी है तब भी आपके दर्शन आराम से हो जाएंगे। बर्फ़ जो है कंटिन्यू आप देख सकते हो, कंटिन्यू ये बर्फ़ पड़ रही थी। यहाँ के मंदिर के बारे में बात करते हैं तो इस लाइन के अंदर नॉर्मली जैसे कि हम सुबह 6 बजे लगे थे तो हमारे जो दर्शन हुए वो 4:30 बजे दर्शन हुए जाकर के, क्योंकि 12 से 3 बजे के बीच तक के लिए मंदिर को ना कपाट बंद कर दिए जाते हैं जिसमें साफ सफाई होती है। तो उस बीच में लाइन जहाँ जो है वो वहीं रुक जाती है, तो दर्शन में इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस टाइम अगर रात के टाइम हम लगते हैं तो उस टाइम भी 12 से 4 के बीच में मंदिर को बंद कर दिया जाता है। तो ये जो बीच का टाइम है इसमें साफ सफाई होती है, मंदिर की आरती पूजा होती है, तो इसलिए इस बीच में ना मंदिर को बंद किया जाता है। अगर आप सुबह की बात करते हैं तो सुबह अगर 12 बजे से पहले आपके दर्शन हो जाते हैं तो आपके ना गर्भगृह के भी दर्शन हो जाते हैं। अगर 12 से 3 के बाद में आप दर्शन कर रहे हैं तो वहाँ आपके जो दर्शन होंगे नॉर्मल दूर से आपको दर्शन होंगे दोस्तों। तो कोशिश करो कि रात को ना 2 बजे ही आप लाइन में लग जाओ ताकि आपको ना गर्भगृह के दर्शन भी हो जाएं। प्रसाद अगर आप पीछे से नहीं लेते हैं तो साइड में लाइन में भी आपको प्रसाद की शॉप्स मिल जाती हैं, आप यहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं। कंटिन्यू अभी भी बर्फ़ पड़ रही है दोस्तों। जो भगवान का मंदिर है वो चारों तरफ से पूरा सफ़ेदी से ढक चुका है और चारों तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी सफ़ेदी की परत ना जम चुकी है, यानी कि बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों। बस मंदिर के जितने जितने हम नज़दीक जा रहे हैं उतने ही मन में उत्साह बढ़ती जा रही है। ये जो स्क्रीनशॉट है मैंने अपनी गैलरी से लिया है, तो अभी 3:30 बज चुके हैं और 9 घंटे हमें लाइन में लगे हुए अभी तक हो चुके हैं और अभी बाबा के दर्शन हमें नहीं हुए और अभी 1 से 1.5 घंटे अभी और लगने वाला है। तो नॉर्मली आप मान के चलो कि 10-12 घंटे तो आराम से इस लाइन के अंदर लग जाते हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए इतना तो बनता है दोस्तों। अभी हम कल आए थे, कल पूरा दिन निकल चुका है, आज का भी हमारा पूरा दिन निकल जाएगा, 2 दिन हमें ऊपर ही लग चुके हैं, 1 दिन आने में और 1 दिन जाने में। तो टोटल 4 दिन का आप ऑन एन एवरेज मान के चलो कि 4 दिन लग जाते हैं। चारों तरफ आप देख सकते हो बर्फ ही बर्फ आपको नजर आने वाली है। केदारनाथ मंदिर
मंदिर भगवान शिव का एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है जो उत्तराखंड के हिमालय में स्थित है। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी मंदिर के अंदर दीपक चलता रहता है। यह एक रहस्य है। मंदिर के पीछे एक विशाल पत्थर है जिसे भीमशिला कहा जाता है। यह पत्थर 2013 की बाढ़ में मंदिर को बचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी हम उसके भी दर्शन कराएंगे। जस्ट मंदिर के बैक साइड में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 जो छोटे धाम है उनमें से भी एक आता है। मंदिर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि भी है। हम उसके भी दर्शन आपको दोस्तों कराने वाले हैं। केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है क्योंकि भक्त यहाँ भगवान शिव का होने का अनुभव करते हैं। केदारनाथ में शिवलिंग के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंदिर हर साल 6 महीने के लिए खुलता है और 6 महीने के लिए बंद रहता है। यहाँ पे एक अमृत कुंड भी बनाया गया है, यानी कि यहाँ के दर्शन के बाद जब हम बाहर की तरफ जाएंगे तो पीछे की तरफ एक अमृत कुंड भी बनाया गया है जिसमें शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल दूध मंदिर के पीछे स्थित अमृत कुंड में एकत्रित होता है। ये है मंदिर के अंदर का दृश्य। सामने की तरफ बैठे हुए हैं भोले बाबा। जो सामने की तरफ जो एक रोशनी नजर आ रही है ना, वहाँ पे हैं भोले बाबा बैठे हुए। यहाँ जो है भगवान शिव शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए थे तो उनके धड़ के ऊपरी का भाग जो है काठमांडू में प्रकट हुआ था। अंदर जैसे हम दर्शन करेंगे उसके बाद में ये है बाहर वाला रास्ता जहाँ से आप बाहर की तरफ आएंगे और यहाँ से ही आप सभी लोग ना एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ से एग्जिट होने के बाद में आप जो मंदिर का जो प्रांगण है वो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ भीड़ भाड़ काफी ज्यादा है दोस्तों। यही मंदिर के जस्ट बराबर में एक मंदिर और बना हुआ है जस्ट बराबर में। यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ भी भगवान शिव का सेम स्वरूप यहाँ पे भी विराजमान है। यहाँ जल अभिषेक कर सकते हैं। ये है वो अमृत कुंड। यहाँ से आप ना अभिषेक वाला जल घर लेकर के जा सकते हो। जो अंदर शिवलिंग है उस पे जो जल और दूध चढ़ाया जाता है वो पीछे की तरफ ना आकर के इकट्ठा हो जाता है। यहाँ से आप ना वो जल लेकर के घर पे जा सकते हो। यहाँ पे भी एक बाबा जी बैठे हुए हैं जो कि एक बोतल का, यानी कि एक छोटी सी यहाँ पे एक बोतल मिलेगी आपको। उस बोतल को भरने के लिए यानी कि जल से भरने के लिए 10 से 20 रुपए का चार्ज किया जाता है। अब हम चलते हैं भीमशिला की ओर, जो कि यहाँ से ना सीढ़ी बनी हुई है ऊपर की तरफ जाने के लिए। तब जाकर के आप भीमशिला का दर्शन आप कर सकते हैं। ये है दोस्तों वो भीमशिला जो कि 2013 की आपदा में हमारे मंदिर को बचाया था। माना जाता है कि ये जो भीमशिला है ये भी एक भीम का रूप है जो कि काफी शक्तिशाली है। अभी आप देख सकते हो कि 7-8 घंटे जो बर्फ पड़ी है और सामने की तरफ पहाड़ देखो कितने ज्यादा ना वो बर्फ से ढक चुके हैं, पूरे के पूरे सफेद हो चुके हैं। इतनी ज्यादा यहाँ पे दोस्तों बर्फबारी हुई है। बर्फबारी जो है वो कंटिन्यू 7 से 8 घंटे हुई है, तो बर्फ भी दोस्तों कम नहीं पड़ी। इसीलिए आप पूरी की पूरी पहाड़ी देख सकते हो। जो अभी थोड़ी देर पहले हरी भरी थी वो सारी की सारी ना सफेद हो चुकी है। अभी हमें यहाँ पे जैसे घंटे हम बात करते हैं दर्शन में, तो दर्शन में हमें 9-10 घंटे से ज्यादा लग चुके हैं। इसी वजह से क्योंकि बर्फबारी ज्यादा थी तो दर्शनों को रोक दिया गया था और 3 घंटे के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे, तो वैसे टाइम वैसे ज्यादा लग गया दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हो मौसम हल्का हल्का खुलने लगा है। तब भी आप देखो कि मंदिर का जो दर्शन है, दृश्य है, वो किस तरह का आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहीं थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आदि गुरु शंकराचार्य की भी यहाँ पे आपको ना मूर्ति मिल जाएगी। यहाँ स्थापित की गई है। साइड में ये कुंड बनाया गया है जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति है वो बनाई गई है। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम जब चलेंगे ना तब आपको दर्शन होंगे। और यहाँ के बाद दर्शन के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करने जरूर जाएं, जो कि ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो कि यहाँ से नेट 1 किलोमीटर पड़ जाता है, यानी कि आधा से 1 घंटे के अंदर आप उनके भी दर्शन करके आप वापस आ सकते हो। बात की जाए टोटल अब हम दोस्तों टाइम की, दिन की, कितने टाइम के अंदर हमने यहाँ पे दर्शन किए, तो दर्शन हमने कर लिए 9-10 घंटे में। हम कल आ चुके थे दोस्तों यहाँ पे। और ये जो दर्शन की लाइन लगी है ये है VIP लाइन, जो कि यहाँ पे ये पैसे लेकर के दर्शन कराते हैं, या फिर आप हेलीपैड के यानी कि हेलीकॉप्टर के थ्रू आते हैं तो भी उनके VIP दर्शन होते हैं। तो VIP में भी ये 2-3 तरह के दर्शन कराते हैं। या तो आप दर्शन अभिषेक की पर्ची कटाओ 5500 रुपए की, या 2500 रुपए पर पर्सन अंदर जा सकता है, या फिर आप दोस्तों हेलीपैड के थ्रू आ सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पंडा लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा ना यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं। दर्शनों की जो लाइन है उसको रोक के रखते हैं और अंदर भी डिमांड किया जाता है कि आप इतने नहीं इतने चार्ज लगेंगे। अगर आप दर्शन करना चाहते हो बाबा भोले के तो इतना नहीं इतना चार्ज लगेगा, तभी आप मूर्ति को जल अभिषेक कर सकते हो, तभी आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये पंडित लोग जो हैं यहाँ का ना, इन्होंने व्यवस्था काफी ज्यादा बिगाड़ी हुई है। फिर थोड़ा दोस्तों मौसम खुला तो हमने चाय वगैरह ली, हेलीपैड के थ्रू सामने कर होते हुए फिर हम नीचे की तरफ उतर रहे थे। बात की जाए दोस्तों बजट की, तो पर पर्सन, जैसे कि हम बाइक से आए थे, तो पर पर्सन हमारा आया दोस्तों 4-4 हज़ार रुपए जो खर्चा आया दोस्तों। और हमें 4 दिन के अंदर ही हमें अप और डाउन और ऊपर हम दर्शन कर चुके हैं, रुके भी हैं, नीचे भी रुकेंगे।
तो हमारा जो टोटल है वो सारे के सारे ये बजट रहने वाला है। दर्शन के बाद अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। दर्शन में जो टाइम लगा वो हमें 9 से 10 घंटे लगा दोस्तों। नोएडा से सोनप्रयाग आने में 18 से 20 घंटे लगा दोस्तों में जो टोटल लगा। गौरीकुंड से केदारनाथ तक मंदिर आने में 12 से 14 घंटे हमें लगे थे। ऊपर आने के बाद में फिर हमें नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जाने में हम आराम से 5 से 6 घंटे में उतर गए थे। ये वो रास्ता है जिसे याद रखना है आपको, यहीं से अलग खच्चरों का रास्ता होता है और पैदल की ट्रैकिंग अलग होती है दोस्तों, तो इस रास्ते का जरूर ख्याल रखें। तो पहले दिन तो हम नोएडा से निकले थे, तो पहले दिन के अंदर हम आ चुके थे दोस्तों। दूसरे दिन हमने ट्रैकिंग करी थी, तीसरे दिन हम दर्शन करके नीचे आ रहे हैं। ये है दोस्तों यहाँ की पार्किंग सोनप्रयाग वाली, काफी ज्यादा मल्टी लेवल ये पार्किंग है दोस्तों। यहाँ आप अपने व्हीकल को पार्क करके यहीं से हम आगे की तरफ गए थे। सोनप्रयाग, यहाँ से ना आपको यात्रा स्टार्ट करनी होती है अपनी पैदल, और अगर आप कोई व्हीकल वगैरह लेके आते हैं तो ये वाली जो है पार्किंग, इसका आगे से रास्ता है और यहाँ से आपको एग्जिट मिल जाता है। यहाँ पे आपको सारी सुविधा उपलब्ध मिल जाती है, जैसे क्लॉक रूम वगैरह है, खाने के रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ मिल जाता है दोस्तों। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आपको छोटा सा ख्याल रखना होगा कि अपने साथ कोई भी सामान एक्स्ट्रा लेकर के ना जाएं, क्योंकि ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए अपना सारा सामान ना आप लॉकर में जमा करके जाएँ। जो मेन आपका यूज़ का खाने पीने का सामान है सिर्फ वही अपने साथ में लेकर के जाएँ, उससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आप लेकर के ना जाएँ। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। तो ये है जो पॉइंट है, आपको यहाँ से यात्रा स्टार्ट करनी है। यहाँ से आपको 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा मतलब 1 किलोमीटर आपको पैदल जाना होगा इस वाले रास्ते से, और ये जो गौरीकुंड वाला रास्ता है फिर वो आ जाएगा। वहाँ से आपको पुल पड़ेगा और पुल क्रॉस करते ही आपको आपकी जो जीप है वो मिल जाएगी, तो सीधे आप पहुँच जाएंगे गौरीकुंड। और गौरीकुंड से फिर आपको यात्रा स्टार्ट करनी होती है अपनी पैदल, क्योंकि अभी जो हम खड़े हुए वो है सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक हमें ना पैदल जाना होता है, फिर वहाँ से आपको जीप मिल जाती है। जीप से आप आराम से सोनप्रयाग से और वहाँ पहुँच जाएंगे 50 रुपये पर पर्सन में। हमने क्लॉक रूम अभी अवेलेबल है, यहाँ पे रुकने के लिए होटल, डोरमेट्री वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। खाने के लिए सारे सामान अवेलेबल है। डोरमेट्री आप यहाँ से भी बुकिंग करा सकते हैं, हमारे जो वेबसाइट में आप देख पाने हैं। तो डोरमेट्री में जो है पर पर्सन यहाँ मांगेंगे आपसे 300 रुपये, लेकिन नेगोशिएबल होता है। आप नेगोशिएबल करके इसमें प्राइस की और भी बात कर सकते हैं। होटल के प्राइसिंग अलग अलग हैं दोस्तों यहाँ पे, तो उन चीज़ों को आप देख करके इनसे बात करके लें। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी सुविधा मिल जाएगी, जैसे होटल है, खाना पीना है, क्लॉक रूम है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो टेंशन फ्री को आप अपनी यात्रा को यहाँ से आप प्रारंभ आप कर सकते हैं।